इस वीडियो का हमारा हेडिंग है सहसंयोजक बंध के आधुनिक सिद्धांत। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध के आधुनिक सिद्धांत। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो आधुनिक सिद्धांत हैं। मुख्य रूप से दो आधुनिक सिद्धांत का उल्लेख हम यहां करेंगे। पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत। जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। और दूसरा है एब्रिवेटेड फॉर्म में VBT। और दूसरा कहलाता है अणुकक्षक सिद्धांत। जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT कहते हैं। तो हम पहला डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। इसको भी हम पिछले वीडियो में जैसे लुईस कंसेप्ट को पढ़ा था उसी तरह VBT को हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में बी आस्क दैट राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाए। तो पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट 1927 में हाइटलर एवं लंदन सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद में 1933 में पॉलिंग एवं स्लेटर ने इसमें कुछ सुधार एवं विस्तार, दोनों शब्द ध्यान रखना, कुछ सुधार भी किया एवं एक्सपेंशन भी किया। सुधार एवं विस्तार करके जो हाइटलर और लंदन ने दिया था उसमें कुछ सुधार एवं विस्तार करके पॉलिंग और स्लेटर ने परिवर्धित सिद्धांत दिया करके एक रिफाइंड कह सकते हो, एक परिवर्धित सिद्धांत दिया। और मूल रूप से ये जो परिवर्तित सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पॉलिंग और स्लेटर ने दिया वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर आधारित था। ये जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत जो परिवर्तित सिद्धांत है वो, यह सिद्धांत
परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो वीबीटी है उसका मेन पोस्टुलेट्स हमने इस तरह से डिस्कस किए। पहले हिटलर ने 1927 में दिया, फिर एक्सपेंशन किया 1933 में पॉलिंग एंड स्लेटर ने, और पॉलिंग और स्लेटर का जो सिद्धांत था वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर आधारित था। ये तो अब हुए 2 पॉइंट, अभी और कई सारे पॉइंट बाकी हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थर्ड पॉइंट कहता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत बताता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत बताता है कि एक अणु कुछ परमाणुओं का समूह या संग्रह है, कुछ परमाणुओं का समूह या संग्रह है, और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत रहता है। मीन्स उसका फिर मूवमेंट लॉक हो जाता है। और अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता। वेरी सिंपल। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। बहुत पुरानी बात है, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य लोकलाइज्ड हो जाता है, स्थानीकृत रहता है, और अन्य परमाणु के साथ कोई दूसरा परमाणु इस बंध के ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें शेयरिंग नहीं कर सकता। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन दो परमाणुओं के बीच ही रहता है, और अन्य परमाणु के साथ कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता। कौन भाग नहीं लेता? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि स्थानीकृत हो गया है, कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता। कौन? अन्य परमाणु के साथ ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता। दिस इज डी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु के मध्य कोई स्थायी बंध तब तक नहीं
तब तक नहीं बन सकता। स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि निम्नांकित या निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं हो। निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं, तो कंडीशन डाल दी कि स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए उसको दो परमाणुओं को ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। वो शर्तें क्या है? ई पॉइंट का फर्दर डिवीजन। वो शर्तें हैं, नंबर 1, परमाणुओं के कक्षक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि उनके बीच में अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, अधिकतम हो। जैसे मान लो ये कोई पी कक्षक है, ये इस दिशा में जाए और ये भी पी कक्षक है, इस दिशा में जाए, तो इनके बीच में अतिव्यापन की संभावना है। तो दिशा क्या होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच में अतिव्यापन। अब मान लो ये तो इधर जावे और ये भी इधर जावे, तो कैसे होगा? तो ये पार नहीं पड़ेगी, ये पार पड़ेगी। तो अतिव्यापन अधिकतम हो। दिशा जो है, डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग मस्ट बी सच दैट देयर मस्ट बी एडुकेट amount of overlapping between the orbitals. नंबर 2, ये शर्त है, स्थायी बंध तब बनेगा जब उनके बीच में परमाणु के कक्षक एक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, अतिव्यापन। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा, अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा, बंध उतना ही प्रबल होगा। मोर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मोर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। एक तो मान लो अतिव्यापन हुआ कि टच किया, ये इसको टच किया। एक हुआ कि एक दूसरे के ऊपर आच्छादित हो गए, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या ये? ऑफ कोर्स ये होगा। तो अब अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रबल बंध होगा। ठीक है। तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले हों, लगभग समान ऊर्जा वाले हों। अर्थात वो जिस ऑर्बिटल में हैं उसकी ऊर्जा, उनकी ऊर्जा, ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं से मतलब यहां पर वो इलेक्ट्रॉन जिसमें ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसलिए सीधा क्या कहा, इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले हों। नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे? ई का 1, 2, 3 एंड 4th पॉइंट। बंधन में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, है ना, तो अयुग्मित हो। नेक्स्ट है, बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों। और इसी कैटेगरी में लास्ट पॉइंट है, जहां तक संभव हो अतिव्यापन करने वाले कक्षक, ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स
हाइब्रिडाइज्ड हो, संकरित हो। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताते हैं। मैं एक बार ब्रीफ में वापस रिपीट कर देता हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। मुख्य अभिजेत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले तो हाइटलर और नन्नन ने दी थी, उसके बाद उसमें सुधार और विस्तार पॉलिंग ने किया था, और पॉलिंग ने जो सुधार और विस्तार किया था उसका आधार था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। फिर पॉइंट्स क्या थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि ये जो है वो संग्रह है परमाणु का, एक अणु कुछ परमाणु का संग्रह है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। फिर कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये जो बॉन्ड बन गया है, ये इलेक्ट्रॉन जो वो लोकलाइज्ड हो गए हैं, मतलब उस दो परमाणु के बीच में फिक्स हो गए हैं। अब वो दो इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ में, परमाणु के साथ में कोई बंध बनाने में भाग नहीं ले सकते। फिर वो कहता है कि स्टेबल बॉन्ड, स्थायी बंध तब तक नहीं बनता जब तक कि फॉलोइंग कंडीशंस वो फुलफिल नहीं करता। अब वो फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या है कि पहली बात तो कि डायरेक्शन जो है ओवरलैपिंग का ऑर्बिटल्स के बीच में, वो ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो। फिर जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फिर कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम, और लगभग समान ऊर्जा के, सेम नहीं लगभग समान ऊर्जा के होना चाहिए। सेम हो तो भी है, और ऑलमोस्ट उसमें वर्ड डाला है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो भी चल पाए। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि जो भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो अयुग्मित हो, अनपेयर्ड हो। और लास्ट पॉइंट ये कहता है, शर्त क्या है उसकी स्थायी बंध बनाने की, कि जहां तक संभव हो ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज्ड हो। अतिव्यापन करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन दी ओवरलैपिंग मस्ट बी हाइब्रिडाइज्ड। सो दीज आर दी main postulates, main points of VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब आता है सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, असाइनमेंट इसी के साथ में ही है कि एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो संयोजकता बंध की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहां लैग कर रही है, क्या कमियां हैं उसकी। सिद्धांत की कमियां या सीमाएं एक ही बात है। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मैनी मॉलिक्यूल्स, है ना, ये अनेकों अणुओं की संरचना एवं गुणों की व्याख्या के बावजूद भी इसमें कई कमियां हैं या सीमाएं हैं। पहली, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करता। इसमें उपसह संयोजक बंध, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि डोनर टू रिसीवर होता है, का कोई उल्लेख नहीं है ना। जिसमें कि उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या खूबी है, जिसमें कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल एक ही परमाणु, जिसको दाता परमाणु कहते हैं, एक ही परमाणु जो कि क्या कहलाता है, दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। तो VBT इज अनएबल टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
where the pair of electron are given by donor atom only for the sharing. शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म है केवल डोनर एटम द्वारा दिया जाता है. सो दिस वाज द फर्स्ट शॉर्टकमिंग और लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सेकंड इज, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, इसके अनुसार ऑक्सीजन अणु जो है O2 अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता. अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है. बिल्कुल सिंपल सी बात है. ये 2, 2, 4 और 2, 6, 1s2, 2s2, 2p2. तो 2p2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों अयुग्मित हैं. दोनों ने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझा कर लिया और दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया. ठीक है, तो ये O डबल बॉन्ड O हो गया. ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो रह गए और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे. तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया. तो जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे सारों ने भाग ले लिया. अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? सारे इलेक्ट्रॉन हो गए युग्मित हो गए, पेयर्ड हो गए. तो जब युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस हिसाब से इसकी चुंबकीय, इसकी प्रकृति जो होनी चाहिए वो प्रति चुंबकीय प्रकृति होनी चाहिए. सारे जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, इसके अनुसार ऑक्सीजन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः प्रति चुंबकीय प्रकृति होनी चाहिए, है ना. जबकि वास्तव में ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक नहीं है, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक है. प्रकृति का होता, इट्स नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक. तो अनुचुंबकीय प्रकृति का होने के लिए क्या चाहिए कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं. तो क्या कहते हैं हम कि ये ऑक्सीजन की कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति को वीबीटी नहीं समझा सका. दिस इज शॉर्टकमिंग और लिमिटेशन. ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस देखिए. इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना, इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना, विदाउट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2+, यहां ध्यान देना, H2+ की बात कर रहा हूं. जैसे आयन कैसे बनेंगे, पेयरिंग के बिना H2+ कैसे बनेंगे, ये वीबीटी नहीं समझा सका. ठीक है, इसी तरह वीबीटी की नेक्स्ट जो कमी है वो यह है, इंपॉर्टेंट कमी है ये, कभी कभी कुछ अणुओं के लिए एक से अधिक संभावित संरचनाएं लिखनी पड़ती है, जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. संभावित संरचनाएं लिखनी पड़ती है, जबकि वास्तविक संरचना एक अनुनादी संरचना होती है. जबकि वास्तविक संरचना एक
अनुनादी संकर होती है। रेजोनेंट हाइब्रिड, इस चीज को भी वीबीटी ने कंसिडर नहीं किया। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऊपर लिख देता हूं मैं, ABCDE। ये जो कमी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कि सहसंयोजक बंध में, सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण पाए जाते हैं। जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो उसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। लेकिन आयनिक गुण कितने प्रतिशत होंगे, जिसकी प्रतिशत मात्रा वीबीटी नहीं बता पाएगा, वीबीटी नहीं बता सकता। कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं दे सका। सो दीज आर दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू। इसके अगले टॉपिक में हम और नई चीज डिस्कस करेंगे।